Hello all students. In this video we shall going to learn the chapter number 8 सुधा मूर्ति, जो एक जीवनी है और संकलित में से ली गई है। इस चैप्टर में सुधा मूर्ति के बारे में बात की है। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं। इस बात पर ज्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। अब यहाँ पे जाति और लिंग के बीच में कोई भेदभाव ना हो, यही इस पूरा पाठ है इसका मेन उद्देश्य है। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की और से नौकरी की इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात ये छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। अब इसमें टाटा कंपनी यानी कि टेल्को कंपनी से एक विज्ञापन लिखा था और एक जो लड़की है वो उसे देखती है। उसमें क्या लिखा था लास्ट में कि महिलाओं के लिए ये जॉब नहीं है। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, ये भी तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। अब उसे तो ऑलरेडी कहीं और मतलब कि विदेश जाकर पढ़ाई करनी थी और वो तो सब डिसाइड भी हो चुका था, तो कैसे पढ़ेगी, कहाँ पढ़ेगी। पर उसे ये भेदभाव देख के अच्छा नहीं लगा। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़ती थी। आप जानते हो कि इंजीनियरिंग है या फिर साइंस का फील्ड है, उसमें लड़कियां बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। लड़के हैं वो ज़्यादातर इस फील्ड में झुकते हैं। इसलिए उस वक्त ये बोलती है कि मैं अकेली लड़की थी, बाकी सारे लड़के थे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। अब उन्होंने सोचा कि ये भेदभाव को हटाना ही होगा किसी भी तरह से, और उन्होंने उसको हटाने का फैसला किया, विरोध करने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी में सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा है। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और जे.आर.डी. टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्था में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव
कैसे कर सकती है। अब हमारी जो ये सुधा मूर्ति है वो क्या कह रही हैं, वो एक चिट्ठी लिखेंगी, लेटर लिखेंगी और उनके जीआरडी टाटा को उसमें वो लिखेंगी कि आपकी कंपनी में जो है भेदभाव हो रहा है, जबकि आपकी कंपनी इतनी ज़्यादा वर्ल्ड मतलब कि पूरे वर्ल्ड में आपकी कंपनी का नाम है, फिर भी आपकी कंपनी में ऐसे छोटे छोटे भेदभाव होते हैं। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्च पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, शायद वहाँ पे देने गए थे वो, उन्हें पूना बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनकी बहुत सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्ज ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो क्या कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। और यहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे, सुधा मूर्ति को सारे आंसर आते थे, उन्होंने सारे आंसर दिए। और फिर उन्होंने कहा कि जो एक सज्ज थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है हमने क्यों महिला उम्मीदवार का नाम नहीं रखा था? क्योंकि इस फैक्ट्री में कभी कोई महिला नियुक्त नहीं हुई और उन्हें तो लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, प्रभाग जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें। तो सुधा मूर्ति कहती है लेकिन यहीं से शुरुआत होनी चाहिए, क्यों नहीं? अभी शुरुआत नहीं होगी तो इन फ्यूचर भी शायद कोई भी महिला ऐसे जो है उन्हें ऐसे आपकी कंपनी में जॉब ना मिले। अब एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। अब उन्होंने उन्हें जॉब दे दी। टेल्को में इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त प्रथम महिला इंजीनियरिंग थी सुधा कुलकर्णी। कौन थी? सुधा कुलकर्णी। सुधा मूर्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वही थी प्रथम टाटा कंपनी की नियुक्त की हुई इंजीनियर। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेक्नो में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेक्नो को अपनी सेवाओं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्रीनिवास मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। सुधा मूर्ति ने 8 साल तक उन्हें टाटा कंपनी में काम किया और फिर उन्होंने शादी भी कर ली और फिर अपने पति के साथ बेंगलुरु में अपनी खुद की नई कंपनी खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति ने 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इन फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायक तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत का कार्य करवाया। उन्हें अनेक अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया था और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और छात्रवृत्ति मैंने शिष्यवृत्ति दी और गाँव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। मतलब ये सारे उनकी सेवा जो उन्होंने की है उसकी बात की है। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति। उन्होंने कितने पुस्तक लिखे हैं? 13।
तो वो लेखिका है सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए हैं, जिसमें प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FS रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि ये सारे को पुरस्कार मिले हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग में महिला महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। उनके उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली न समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कहोगे, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। अब यहाँ पे पूरी जो ये पाठ था हमारा वो प्रेरणादायी था। स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव हो रहे हैं पूरे समाज में, उनके लिए पहल की है सुधा मूर्ति ने। अब इंजीनियरिंग स्कूल में जहाँ 1-2 लड़कियाँ पढ़ती थी, अब 50 जो है प्रतिशत यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं। उन्हें कंपनियों में जॉब मिलती है, वो अच्छे से कार्य कर रही हैं। उन्होंने काफ़ी सारे जो है चैरिटी जो है मतलब कि सेवा के काम भी किए हैं और उन्होंने एक मार्ग खोला है महिलाओं के लिए। तो ये सुधा मूर्ति का पूरा जीवन जो है वो प्रेरणा बन चुका है उन स्त्रियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने जीवन में सफल होना चाहती हैं। तो इनसे प्रेरणा लेके हम सबको भी आगे बढ़ने की जो है एक दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने की ठान लेनी चाहिए और हमें आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, न कि किसी भी जो परिस्थितियाँ हैं उनसे हार मान लेनी चाहिए। अब हमारे जो ये पाठ था 8वां सुधा मूर्ति यहीं पे वो खत्म होता है। आगे के जो पाठ या कविता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। और आपको इसका पूरा स्वाध्याय भी लिखना है।